नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवरश्मि चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस हिंदी व्याकरण के वीडियो में पुनः आपको अपना वही पिछला शीर्षक ही पढ़ाएंगे। पिछले शीर्षक के अंतर्गत हमने आपको विशेषण ही पढ़ाया था और विशेषण के कुछ हिस्से उस वीडियो में रह गए थे जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने पिछले वीडियो पर। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया उसमें कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, या फिर प्रविशेषण क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, फिर उसके भेद कितने हैं। और उन भेदों में से हमने आपको दो भेद पढ़ाया था। पहला पढ़ाया गुणवाचक विशेषण और दूसरा हमने आपको पढ़ाया था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने उसके दो उपभेद पढ़ाए थे आपको, एक निश्चित वाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपना तीसरा भेद पढ़ेंगे। विशेषण का जो तीसरा भेद है परिमाणवाचक, और चौथा भेद भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, विशेषण की अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले अपने शीर्षक पर, विशेषण के भेद पर। तो तीसरा जो हमारा भेद है परिमाणवाचक, तो आपकी जानकारी के लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से अपने पाठ को या अपने पाठ्यक्रम को क्रम में लाने के लिए मैं सबसे पहले विशेषण के भेद हेडिंग से शुरू करती हूँ। विशेषण के भेद। इनकी संख्या मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये 4 होते हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे अब तीसरा। 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है कि जिसमें हम नाप तौल करें, अर्थात उसको मापने का काम करें, नापने का करें, तौलने का करें। तो ये जो शब्द होते हैं जिसके द्वारा हम माप तौल की जानकारी रखते हैं वो परिमाणवाचक कहलाता है। वाचक हमने पहले भी आपको बताया था, वाचक का मतलब ही होता है बोध कराने वाले या ज्ञान कराने वाले। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की नाप तौल अर्थात परिमाण की जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की नाप तौल अर्थात परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे हो जाएगा आपका 2 मीटर कपड़ा। ये मीटर शब्द जो है हम इसमें नापने का ही काम करते हैं, हम इसको नापते हैं, इसको वजन नहीं करते हैं, इसका वजन नहीं करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, नापते हैं। अब जैसे आप कहें कि 2 किलो चीनी। अब ये किलो शब्द क्या है, क्या हम इसको मापेंगे? हम इसको माप नहीं सकते हैं, हम इसका वजन करते हैं और मीटर को हम मापते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो हम नाप तौल का काम जिसके अंतर्गत किया जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम मीटर को मापते हैं और चीनी को हम तौलते हैं। इसमें भी जैसे आपने संख्यावाचक में पढ़ा कि संख्यावाचक विशेषण में निश्चित या अनिश्चित है, उसी तरह इसके भी 2 उपभेद हैं। पहला आपको मिलेगा कि निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा आपको मिलेगा अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण। इसमें आपको जैसे आपने संख्यावाचक में निश्चित में उसकी संख्या निर्धारित रहती है और अनिश्चित में उसकी संख्या निर्धारित नहीं रहती है, तो वही कंडीशन यहाँ भी है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो माप तौल की क्रिया होगी वो निश्चित होगी और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो भी क्रिया होगी वो अनिश्चित होगी। इसका एक उदाहरण देखिए। इसमें तो मान लीजिए आपका यही हो गया 2 किलो और इसमें जैसे हमने कह दिया अधिक चीनी। यहाँ चलिए यहाँ भी लिख देते हैं चीनी। यहाँ संख्या निर्धारित है कि चीनी कितनी है, 2 किलो है और यहाँ चीनी कितनी है, अधिक है। हमें ये निश्चित नहीं है कि चीनी कितनी अधिक है, उसकी मात्रा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम निश्चित बातों को जानेंगे और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम अनिश्चित जो रहेगा उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे भेद पर। चौथा भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी अर्थात संज्ञा की, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा उसका भाई मेरा सहपाठी है। परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, तो संज्ञा यहाँ भाई शब्द है और उसका जो है ये सर्वनाम है, लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी अर्थात संज्ञा की। तो उसका भाई क्या है? मेरा सहपाठी है। तो ये आपका है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा से पहले यहाँ इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उदाहरण दूसरा देखेंगे, जैसे तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। तुम्हारी शब्द जो है ये सर्वनाम है, पुस्तक जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़ करके उसकी विशेषता बताए, वो सार्वनामिक विशेषण है। तो ये आपने अपना तीसरा भेद पढ़ा विशेषण के भेदों में कि परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा आपने सार्वनामिक पढ़ा। हम पुनः एक बार चारों की चर्चा करते हैं कि विशेषण के भेदों में सबसे पहला भेद आपने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत हम अपने विशेष्य के रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, गंध, स्पर्श, काल आदि के बारे में जानकारी रखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत हम संख्या का ज्ञान करते हैं, अपने विशेष्य की संख्या को गिनते हैं। उसमें निश्चित भी हो सकती है संख्या और अनिश्चित भी हो सकती है। तीसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्यावाचक विशेषण की तरह दो उसके उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक भी है और अनिश्चित परिमाणवाचक भी है। चौथा हमने सार्वनामिक विशेषण पढ़ा कि अर्थात जिसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाए और उस संज्ञा की विशेषता बताए, तो ऐसे शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये तो हमारे हो गए विशेषण के भेद। अब हम पढ़ते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। भेद के उपरांत हम उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पढ़ते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। तुलनात्मकता के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूलावस्था,
उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो हम आते हैं सबसे पहले मूलावस्था पर। मूला अवस्था, इसके अंतर्गत इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोग किया जाता है। जैसे यह फूल सुंदर है। दूसरा हम उत्तरावस्था, इसके अंतर्गत हम दो व्यक्तियों वस्तुओं आदि की तुलना करते हुए एक को कम या ज़्यादा भी बता सकते हैं। जहाँ आपने मूलावस्था में पढ़ा, मूल मतलब ही होता है सामान्य, कि इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है, किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती है। लेकिन उत्तरावस्था में इसके अंतर्गत हम दो व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों, स्थानों आदि की तुलना करते हुए एक को कम या ज़्यादा भी बता सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, यह फूल गुलाब के फूल से भी सुंदर है। अब इस फूल की तुलना की गई है कि यह फूल, जो फूल है वो किस फूल से भी सुंदर है? गुलाब के फूल से। तीसरा है उत्तमावस्था, जहाँ आपने पढ़ा कि सामान्य में किसी की से तुलना नहीं की जाती है, उसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग कर दिया जाता है। वहीं आपने उत्तरावस्था में देखा कि इसके अंतर्गत दो चीज़ों में तुलना की जाती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा बताया जा सकता है। लेकिन उत्तमावस्था के अंतर्गत उसी को श्रेष्ठ मान लिया जाता है कि इसके अंतर्गत जो भी है उसको सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है, इसमें तुलना नहीं किया जाता। अब सर्वश्रेष्ठ चाहे वो अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वही उत्तमा अवस्था होती है। इसमें तर का भी प्रयोग करते हैं, इस शब्दों के अंत में हम तर शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सुंदर तर या श्रेष्ठ तर। अब इसी फूल को उदाहरण में बताया गया है कि यह फूल गुलाब के फूल से भी सुंदर है, तो यह फूल गुलाब के फूल से भी क्या है? श्रेष्ठ तर। उत्तमावस्था में इसमें है
कि इसके अंतर्गत एक प्राणी या पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें तुलना नहीं की जाती, इसमें सीधे सीधे उसको सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता दिया जाता है। इसका उदाहरण है राम सबसे लंबा है। अब इसमें सबसे कह दिया गया कि राम कैसा लंबा है, कि सबसे लंबा है। इसमें ये तुलना नहीं की गई है कि राम श्याम से लंबा है कि श्याम राम से लंबा है, सीधे सीधे बता दिया गया है कि राम सबसे लंबा है। जिसे हमने कहा कि उत्तरावस्था में तर शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें तम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें तम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तम शब्द का प्रयोग करते हैं। करते हैं जैसे श्रेष्ठतम, उसमें जहाँ आपने श्रेष्ठतर किया, इसमें तम, यानी अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था में इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में इसके अंतर्गत 2 चीज़ों की तुलना की जाती है, एक को कम या ज़्यादा बताया जा सकता है, इसमें तर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और तीसरी जो उत्तमावस्था है, इसके अंतर्गत किसी की तुलना नहीं की जाती, बस उसी एक को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है। इसमें तम शब्द का, इस शब्द के अंत में हम तम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, इसको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो ये तो आपका विशेषण शीर्षक पूरा हुआ, जिसके अंतर्गत आपने विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेष विशेषण, प्रविशेषण और उसके चारों भेद विशेषण के, उसकी 3 अवस्थाएं, इन सब के बारे में आपने जानकारी ली। ये आप पुनः अपने इस पाठ को और भी अच्छे से समझने के लिए आप अपनी किताब को पुनः अच्छे से दोहराएं और वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वीडियो देखते समय आप अपनी किताब, अपनी कॉपी और अपनी पेन अपने साथ ज़रूर रखिए। और जो भी इसमें आपको लिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, ध्यान से उसको सुने और लिखते भी रहें और अपना नोट्स इसी के साथ साथ आप तैयार करते रहें। धन्यवाद।